हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम सेंटेंस नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। नाउ प्रॉब्लम के कारण वीडियो डिलीट। पहला कारण जो है बीएसएनएल का जो हमारा यहाँ ब्रॉडबैंड लगा था वो पहले से थोड़ा मतलब उसमें प्रॉब्लम, तो इस वजह से थोड़ा ये नहीं हो पाया था। एंड दूसरा कंप्यूटर भी थोड़ा खराब हो गया था, इस कारण से अभी वो ठीक हो गया। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड तो ठीक नहीं हो रहा है, वो तो कभी नहीं, मोबाइल डाटा से काम चलाएंगे। ठीक है ना, कोशिश करेंगे कम से कम 1 मंथ या 2 एक वीडियो आ जाए तो बहुत बड़ी, क्योंकि मोबाइल डाटा से वीडियो अपलोड करना थोड़ा इतना स्पीड एक तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें ना। आज की सेंटेंस नंबर 8 को हम डिटेल में देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करें। ए लार्ज नंबर ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, okay, a large number of intracellular signaling protein have SH2 domain। ये सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत मामूली सा सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है जिनको छोटा मोटा बेसिक नॉलेज पता है उनके लिए तो बहुत आसान, लेकिन जिनके अंदर मान लीजिए बाकी सब टॉपिक के ऊपर कोई आइडिया नहीं, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सभी के लिए कम से कम एक 0 से लेकर के हीरो लेवल तक आपको समझा दूं, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ। दिखने में ये सेंटेंस बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लार्ज नंबर ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन हैव SH2 डोमेन। कितना देखो सीधा साधा सेंटेंस, लेकिन सीधा साधा ये बिल्कुल। नाउ एक एक चीज को हम देखेंगे। हमारे जो इंट्रासेलुलर जो सिग्नलिंग प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले ये कहाँ पाया जाता है? आपके जो सेल होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म एरिया में पाया जाता है एंड ये फ्रीली पाया जाता है। ठीक है, फ्रीली पाया जाता है। एंड ये एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है, तो प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है, बट साइटोप्लाज्म फ्रीली अवेलेबल। सभी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन के पास आपका SH2 डोमेन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन है ए लार्ज नंबर, अर्थात सभी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन के पास आप SH2 डोमेन पाएंगे। अगर आप कहोगे 100% जितने भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है उसके पास SH2 डोमेन है, ये रॉन्ग कंसेप्ट। लेकिन हाँ, अधिकांश इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन के पास SH2 डोमेन होता है। नाउ सबसे बड़ी बात है ये SH2 डोमेन क्या। अब आते हैं SH2 डोमेन के एरिया। देखो SH2 का पूरा नाम हो गया SRC होमोलॉजी 2 डोमेन। डोमेन जनरली हम किसी एरिया को बोल, किसी एरिया या फिर कोई रीजियन। डोमेन हम किसको कहेंगे? डोमेन हम कहेंगे कोई रीजियन को हम क्या कहेंगे? डोमेन। SRC इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सार्क, ऐसे पढ़ोगे सार्क होमोलॉजी 2। नाउ इसका नाम होमोलॉजी क्यों पड़ा, फिर 2 क्यों पड़ा, डिटेल में हम देख। ठीक है, नाउ पहले एक एक चीज हम देखते हैं। मेनी प्रोटीन इनसाइड द सेल दैट टेक पार्ट इन सिग्नलिंग have a special region called SH2 डोमेन। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, जिसके पास क्या होता है? SH2 डोमेन। बहुत सारे, लेकिन सबके पास है। ठीक है, ये बात ध्यान। दिस SH2 डोमेन हेल्प प्रोटीन टू रिकॉग्नाइज एंड अटैच, मतलब बाइंड टू फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन, जिसको हम PY कहते हैं। P का मतलब होता है फॉस्फोराइलेटेड, मतलब फॉस्फेट ग्रुप एडिशन हुआ है, एंड Y का मतलब होता है टाइरोजिन। टाइरोजिन को जब हम डोनेट करते हैं, ये एक अमाइनो एसिड होता है जिसका सीक्वेंस, जिसको नोटेशन करने के लिए हम Y लिख। ठीक है, तो Y का मतलब होता है टाइरोजिन, और ये टाइरोजिन कैसा है? फॉस्फोराइलेटेड, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी एडिशन। ठीक है, सो फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन रेजिड्यू ऑन एक्टिवेटेड रिसेप्टर, मतलब जब एक रिसेप्टर के पास जब कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर के या फिर कोई हार्मोन आकर के बाइंड करता है,
तब जाकर के क्या होता है, रिसेप्टर आपका एक्टिवेटेड होता है। एंड जैसे ही एक्टिवेटेड होगा वो बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करके ट्रांस मेम्ब्रेन होते हुए वो इनसाइड द सेल के लिए चला आएगा वो मैसेज। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एक हर एक प्रोटीन आपका ये जो SRC होता है, ठीक है, ये जो SRC होता है, ये SRC एक प्रोटीन है, ठीक है, ये SRC एक प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्क, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन सार्क होता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की बात कर तो हाँ, ये जो सार्क होता है, ये सार्क एक तो प्रोटीन होता है, ये जो SRC होता है ना, ये जो SRC होता है वो एक प्रोटीन होता है, बट इसके साथ साथ उसके पास एक एंजाइम भी होता है, एक काइनेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये एक काइनेज एंजाइम भी होता है। तो SRC एट द सेम टाइम आपका प्रोटीन भी होता है एंड आपका एंजाइम होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए राम एक नाम है, राम एक नाम, एंड वो राम कुछ ना कुछ करता होगा, मान लीजिए वो एक डॉक्टर है, या एक इंजीनियर है, या एक फार्मासिस्ट, जो भी है उसका प्रोफेशन जो है, तो राम क्या हो गया, उसका नाम हो गया, लेकिन ये राम तो कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, तो मान लीजिए ये डॉक्टर करता होगा, तो इसका काम क्या है, इसका काम है डॉक्टर, मतलब ये हो गया उसका फंक्शन। तो उसी तरीके से आपका जो SRC होता है ये एक प्रोटीन होता है एंड SRC के अंदर काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस कारण से इसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, ठीक है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ये अपना काम कर, ठीक है, एक तो हो गया ये प्रोटीन, दूसरा हो गया ये एंजाइम, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रख, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है now. So these protein come to activated receptor and start the next step of signal transmission, ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन। नाउ उसके बाद SH2 डोमेन के बारे में थोड़ा देख, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका SH2 डोमेन है। नाउ SH2 डोमेन का जो फुल फॉर्म होता है वो सार्क होमोलॉजी 2, ठीक है। सो इट इज ए प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है एंड इट स्पेसिफिकली बाइंड टू द फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन, ठीक है, मतलब ऐसा टाइरोजिन एक अमाइनो एसिड होता है, आप सभी को पता होगा टाइरोजिन एक अमाइनो एसिड हो। तो आप जो प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। तो जब इसका एक सीक्वेंस बनता है तो टाइरोजिन में ये क्या करता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन कर, ठीक है, एंड बहुत सारे आपका सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, बॉडी में बहुत सारे सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपका स्टार्ट हो गया, PI3K हो गया, फॉस्फोलाइपेज C गामा हो गया, GRB2 हो गया, SHC हो गया, ये सभी को बोला जाता है सिग्नलिंग प्रोटीन। इतना बात सिर्फ ध्यान। बाकी देखो यहाँ पर जितने भी सभी चीज को आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है जहां पर मैंने हाईलाइट किया है, जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया है, यहाँ पर ये टोटल चीज मैंने हाईलाइट किया है, एंड बाकी ये सभी चीज सही है, लार्ज नंबर, ये तो सिर्फ आपका वर्ड पावर हो गया, ये आपका वर्ड पावर हो गया, जिसको पता नहीं वो देख सकता है। बाकी जो जगह मैंने कवर नहीं किया उसको आप कभी मत एक्सेस मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं, हालांकि सभी चीज सही है, ऐसा कुछ भूल नहीं है इसमें, लेकिन बाकी चीज अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, जहां जहां पर मैं समझा रहा हूँ सिर्फ वहां वहां आपको फोकस करना। अच्छा देखो, ये एक बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये एक मेम्ब्रेन है, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, एंड यहाँ पर ये रिसेप्टर का हिस्सा है, एक्टिवेटेड रिसेप्टर हो गया, तो इसके साथ मान लीजिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो गया या फिर इंसुलिन आकर के बाइंड किया, उसके बाद ये ट्रांस मेम्ब्रेन होते हुए ये मैसेज चला गया, ये आपका साइटोप्लाज्म वाला एरिया जहां पर आपका इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, जो कि आपका स्टार्ट होता है, फॉस्फोलाइपेज C गामा होता है, बहुत सारे आपका SRC, सॉरी क्या होता है यहाँ पर, अभी अभी हमने देखा
SHC हो गया, GRB2 हो गया, PI3K हो गया, दीज ऑल आर सिग्नल प्रोटीन। ये कहाँ पर होते हैं? ये साइटोसोल में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जैसे ही सिग्नल आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा, ये टाइरोजिन जो अमाइनो एसिड होता है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। यहाँ पर देखो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है ना। फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होता है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन जैसे ही होगा तो सिग्नल सेल के अंदर डाउन स्ट्रीमिंग सिग्नल आप चालू हो जाए। चालू होने के बाद यहाँ पर देखो ये एक सिग्नल प्रोटीन, लेट्स से ये आपका PI3K जो है, या फिर आपका कोई भी सिग्नल प्रोटीन जो यहाँ पर मेंशन है, मान ली आप इनमें से किसी को भी पिकअप कर सकते, ठीक है। एंड इस सिग्नल प्रोटीन के अंदर एक SH2 डोमेन, ठीक है, SH2 डोमेन। नाउ ये SH2 डोमेन जो होता है ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेटेड जो टाइरोजिन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए ये फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन, इसको मैं क्या लिखूंगा, PY। Y का मतलब क्या है, Y का मतलब टाइरोजिन, एंड P का मतलब क्या है, फॉस्फेट ग्रुप एडिशन, मतलब ये फॉस्फोराइलेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये जो SH2 डोमेन होता है ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाकर के अटैच हो जाए। ये SH2 डोमेन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक प्रकार का की है, मतलब चाबी। एंड ये जो होता है ये आपका एक प्रकार का ताला, ये आपका एक प्रकार सा लॉक हो। लॉक का मतलब होता है PY का मतलब होता है फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन, ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड टाइर, ठीक है, ये आपका फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन। नाउ लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, SH2 डोमेन जो होता है वो यहाँ पर जाकर के एक्ट करेगा, लेकिन फॉस्फोराइलेटेड टाइरोजिन कभी SH2 डोमेन के पास नहीं जाए। सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, ताला चाबी के पास जाता है या चाबी ताला के पास? चाबी हमेशा जाएगा ताला के पास, ताला कभी चाबी के पास, ठीक है। ये इसी तरीके से काम कर, यहाँ तक क्लियर। और क्या क्या, हाँ एक चीज यहाँ पर देखो, SH2 जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब मैंने बताया था कि डोमेन का मतलब होता है रीजियन, ठीक है। एंड S का मतलब सार्क होमोलॉजी 2 होता है। नाउ SRC इज द नेम ऑफ ए प्रोटीन टाइरोजिन काइनेज। मैंने बताया था SRC एक प्रोटीन होता है एंड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम SRC एक एंजाइम भी होता है। क्यों? क्योंकि SRC के पास एक काइनेज वाला डोमेन होता है जिसके अंदर, काइनेज मतलब ए मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब इस प्रोटीन के पास एंजाइम, ठीक है। मतलब सीधा अगर मैं समझाऊं, SRC एक प्रोटीन होता है एंड SRC एक एंजाइम भी होता है। इस एंजाइम के कारण ये क्या करता है, फंक्शन करता है, मतलब काम करता है। SRC उसका नेम है, प्रोटीन को आप एक तरीके से ना के रूप, किसी का नाम, मान लीजिए हरि एक नाम है, एंड हरि एट द सेम टाइम एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर उसका क्या है, काम है। तो उसी तरीके से SRC एक प्रोटीन है जो कि उसका नाम है, एंड SRC एक एंजाइम है जो कि उसका काम। समझ में आ रहा है? एंजाइम मतलब काम, राम एक नाम, एट द सेम टाइम राम करता क्या है, इंजीनियर, तो इंजीनियर हो गया उसका काम। समझ में आ रहा है? बस। इट वॉज फास्ट डिस्कवर्ड इन रॉस सार्कोमा वायरस। ये रॉस सार्कोमा वायरस में पहली बार इसको देखा गया। किसको? ये जो SRC प्रोटीन को देखा गया। सो इट वॉज फास्ट डिस्कवर्ड इन रॉस सार्कोमा वायरस। इट वॉज द फर्स्ट प्रोटीन इन व्हिच रिसर्चर फाउंड ए स्पेशल कंजर्व्ड रीजियन, ठीक है। दैट रीजियन वॉज कॉल्ड SRC होमोलॉजी। उस रीजियन को बोला जाता है SRC होमोलॉजी। नाउ होमोलॉजी फिर क्या है? होमोलॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी। जब भी आप सिमिलरिटी की बात करोगे तो
हमेशा आप दो व्यक्तियों के साथ सिमिलरिटी करोगे। जैसे मान लीजिए दो बच्चे का गुण कीर्ति जो भी होता है, अगर वो मैक्सिमम अगर मिलता जुलता जाएगा, 100% को हमेशा याद रखो, हम सिमिलरिटी नहीं, 100% अगर ये किसकी बात हो रहा है, सिमिलरिटी किसकी बात हो रहा है, मतलब प्रोटीन की बात हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर सिमिलरिटी, क्योंकि एसआरसी एक प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन की सिमिलरिटी की ऊपर बात हो रहा है। तो होमोलॉजी मीन्स सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मीन्स आपको कोई ना कोई दो प्रोटीन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आगे चल करके बताऊं, व्हेन टू प्रोटीन हैव सिमिलर अमीनो एसिड सीक्वेंस, हमें पता है प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का एक बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते जाएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कहाँ पर बनता है, राइबोसोम में बनता है। ठीक है, सो व्हेन टू प्रोटीन हैव सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस, सिमिलर अमाइनो एसिड जब सीक्वेंस होता है एंड स्ट्रक्चर होता है, दे आर सेड टू बी होमोलोगस। जब दो प्रोटीन का सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है एंड स्ट्रक्चर होता है, तब जाकर के हम क्या कहेंगे, होमोलोगस उसे कहेंगे। बिकॉज ऑफ दिस सिमिलरिटी दैट रीजन इज कॉल्ड होमोलॉजी रीजन। ठीक है, तो एसआरसी समझ में आ गया। एसआरसी एक प्रोटीन का नाम है, एसआरसी एक प्रोटीन का नाम है। एंड जब दो प्रोटीन के बीच में हमने स्ट्रक्चर वाइज एंड अमाइनो एसिड के सीक्वेंस वाइज जब हमने देखा कि इतने इतने सेक्शन में सिमिलरिटी हमें मिला है अकॉर्डिंग टू द SH2 डोमेन, SH2 डोमेन के अनुसार अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में या उसके स्ट्रक्चर में हमें कोई सिमिलरिटी देखने को मिला, तब जाकर के हमने कहा कि भाई साहब ये अब होमोलॉजी भी हो गए। ठीक है, नाउ व्हाई टू भी यहाँ पर आता है। टू का क्या मतलब, साइंटिस्ट फाउंड मेनी कंजर्व्ड रीजन इन SRC प्रोटीन, दे नेम्ड आज SH1, SH2, SH3। तो ये हो गया, साइंटिस्ट फाउंड मेनी कंजर्व्ड रीजन इज SRC प्रोटीन, SRC की प्रोटीन के अंदर ये बहुत सारे कंजर्व्ड रीजन पाए हैं एंड उनको उन्होंने क्या नामकरण दिया है, SH1, SH2, SH3, ये ऑर्डर वाइज उनका किया। तो SH2 मीन्स सेकेंड SRC होमोलॉजी रीजन। तो ये सेकेंड पोजीशन में जो SRC डोमेन जो होता है प्रोटीन के अंदर उन्होंने पाया था, मतलब सेकेंड पोजीशन में ये था। तो टू यहाँ पर कोई डज नॉट मीन दो प्रोटीन, यहाँ पर टू का मतलब होता है जैसे होमोलॉजी, होमोलॉजी का मतलब क्या होता है, दो प्रोटीन के अंदर सिमिलरिटी। तो बच्चा क्या समझेगा कि यहाँ पर अच्छा SRC, जब इसको SH2 डोमेन लिखा जाएगा तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, SRC होमोलॉजी 2 ऐसा लिखा जाएगा। तो जब होमोलॉजी की बात आएगा तो दो प्रोटीन की बात आएगा, तो एक बच्चा क्या समझेगा, दो प्रोटीन के अंदर जब मैक्सिमम सिमिलरिटी आता है, नॉट 100%, जब अधिकांश आता है, मतलब 40 से लेकर के 90% ऐसा कुछ जब आता है, तब उसको हम सिमिलरिटी कहते हैं। तो बच्चा क्या समझेगा कि दो लिखा गया है, तो इसका मतलब वो सीधा समझेगा कि दो प्रोटीन की बात हो। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि टू डज नॉट मीन्स टू प्रोटीन, यहाँ पर दो प्रोटीन की बात नहीं हो रहा है। जब होमोलॉजी की बात किया जाता है तब दो प्रोटीन की बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर SH2 डोमेन की कंपैरिजन हो रहा है दो प्रोटीन के अंदर, आगे चल करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो प्रोटीन की बात नहीं हो रहा है। इट मीन्स सेकेंड टाइप ऑफ होमोलॉजी डोमेन। यहाँ पर जो टू लिखा गया है वो क्या है, ये इसकी बात। ठीक है, टू का मतलब SH2। तो SRC के अंदर आपका बहुत सारे डोमेन आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो साइंटिस्ट ने किसके अंदर फाउंड किया, ये SH2 डोमेन। अब समझ में आ रहा है, टू डज नॉट मीन टू प्रोटीन, हमेशा याद रख, टू यहाँ पर डज नॉट मीन टू प्रोटीन, यहाँ पर वो दो प्रोटीन की बात नहीं हो रहा है। इट मीन्स सेकेंड टाइप ऑफ होमोलॉजी डोमेन। सेकेंड टाइप ऑफ होमोलॉजी डोमेन आपका कौन है, SH2 डोमेन। क्लियर। नाउ इसका ये जो आपका जो थोड़ा
केमिकल पार्ट है उसको आपको छोड़ देना है, इसको बाद में हम डिस्कशन करेंगे वरना वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर केमिकल वाइज भी बता गया है, मतलब रिएक्शन के। अब आप डिटेल में थोड़ा समझो, वरना ये कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट कोई भी स्कूल कॉलेज, स्कूल तो नहीं बोलूंगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं लिटरली किसी को समझ में सीधा कह देंगे कोई लिगांड आया या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आया या फिर कोई हार्मोन आया, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ट्रांस मेम्ब्रेन में सिग्नल हुआ, काइनेज ग्रुप फॉस्फेट को एडिशन किया, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग सेल के अंदर चला एंड उसके बाद रेस्पॉन्स हुआ। भाई ये तो कोई भी अनपढ़ व्यक्ति कहेगा। फिर आप और उसके अंदर क्या फर्क रह जाएगा जब आप सारे चीज को, सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एचएपी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सभी को लेकर के, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो सभी चीज को जब आप लिंक करके चलोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर ऐसा। और इसका पता है, इसका एडवांस रिसर्च अभी कैंसर के ऊपर चल रहा है। बहुत सारे ऑन्कोलॉजी जो कैंसर वो होता है वहां पर ये सब चीज चल, ये आपके स्कूल कॉलेज, स्कूल बार बार बोल रहा हूँ माफ कीजिए, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, ये भले ही 2 मार्क आएगा, 5 मार्क आएगा, सॉरी 5 मार्क आएगा या 7 मार्क, इससे ज्यादा मार्क नहीं। तो इस कारण से टीचर क्या करते हैं, टीचर इसको इतना ज्यादा गुरुत्व, जो भी आपका लेक्चर हो वो आपको इतना ज्यादा सिखाते हैं, ठीक है। एंड हमेशा हर चीज को लिंकिंग करके नहीं सीख। इस कारण से मैं भी जब मतलब पढ़ रहा था ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, टीचर ने इस तरीके से बोला क्या मतलब डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग क्या होता है, यहाँ तक वार्ड पावर मतलब कनेक्ट ठीक से नहीं। तो आज के वीडियो में आप इन सब चीजों को डिटेल में देखो, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ फार्माकोलॉजी से अगर किसी का अगर घृणा भी हो गया होगा या फिर डर हो गया होगा, आज उसका डर खत्म। और ये डर ऐसे में दावा नहीं कर, जब मैं दावा कर रहा हूँ तो डिटेल भाई देखो, प्रिपरेशन अब तक 34, यहाँ तक देखो भाई 35 स्लाइड हो चुका है, 35 स्लाइड अब तक बन चुका, और भी मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस, लाइन बाय लाइन, वर्ड पावर, मीनिंग और भी, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं, ये ट्रेलर है, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं, ठीक। नाउ देखो पूरा डिटेल में देखेंगे क्या क्या कहानी है, सब कहानी को कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको ये सेंटेंस जो थोड़ा इतना नॉर्मल लग रहा था, अब आपको पता चलेगा भाई इसके अंदर ये चीज, ठीक है। आप सभी को पता है डीएनए, ठीक है, डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई, डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, उसको एम्प्टी डीएनए बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है। तो डीएनए दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम डीएनए लगभग आपका 99% डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड लगभग 1% आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हो, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला, ठीक है। तो डीएनए के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है या एक छोटा सा यूनिट कह सकते हो, स्मॉल यूनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीन के, ठीक है। एंड इसी जीन के अंदर आपका सब लेखा छुपा हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देख कुछ टर्मिनोलॉजी आपको जानना है ताकि बाद में उसको हम कनेक्ट करें। एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन उसको कहेंगे जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डीएनए के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से डीएनए के अंदर आपका जीन प्रेजेंट होता है। तो इस जीन हमेशा देखो, जीन में आपका यहाँ पर जो SRC मैंने डोनेट किया है, ये एस हमेशा छोटा रहा, ठीक है। आप आगे चल करके समझ जाओगे। डीएनए के अंदर जीन होता है, तो इस जीन के अंदर आपका CSRC जीन देखने को मिलेगा। सी का मतलब क्या होता है, सेलुलर SRC जीन आपको देखने को मिलेगा। नाउ डीएनए से mRNA होगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा,
ट्रांसक्रिप्शन कहा। नाउ क्वेश्चन, अब सीधा क्वेश्चन हम चलेंगे। वेयर डज इट हैपन, कहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पर हो। भाई डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो कहाँ घटेगा ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जहाँ होता है वहीं घटेगा। तो कहाँ घटेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। मतलब न्यूक्लियस में डीएनए से mRNA बन जाएगा। ठीक है। हु डज इट, कौन कराता है इसको, कौन कर, या मनमर्जी होता है, नहीं भाई मनमर्जी यहाँ पर कुछ नहीं चलता है। मतलब डीएनए से mRNA अगर हो जाएगा तो इसको कौन कराएगा, आरएनए पॉलीमरेज कराएगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज करेगा ना। उसके बाद प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, mRNA, जिसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है। नाउ उसके बाद और एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से जब हम प्रोटीन बनाएंगे तब इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। तो mRNA से जब हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। एंड मैंने बताया था कि प्रोटीन एक बड़ा सा हिस्सा होता है, प्रोटीन हमेशा बड़ा होता है ना, प्रोटीन हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो एसआरसी के अंदर ये जो एस होता है वो कैपिटल है, जबकि 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 यहाँ पर देखो जीन, यहाँ पर देखो स्मॉल एस लिखा गया। ठीक है। तो ये दोनों चीज को कंपेयर करते करते चलिए। ठीक है। नाउ एसआरसी प्रोटीन हमें मिल गया। नाउ क्वेश्चन आता है वेयर डज इट हैपन, ये जो mRNA से एसआरसी प्रोटीन बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, भाई प्रोटीन कहाँ पर बनता है, राइबोसोम के अंदर बनता है। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। हर चीज को कनेक्ट करते करते चलिएगा। नाउ मैंने क्या बताया था कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। हर चीज को कनेक्ट करो। हु डज इट, कौन इसको करता है, या फिर इसको कौन हेल्प करता है इस काम के लिए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। तो इसको हेल्प करता है ट्रांसफर आरएनए। नाउ प्रोडक्ट क्या निकलेगा, प्रोडक्ट आपका प्रोटीन निकलेगा। प्रोडक्ट आपका क्या निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा। सो कंप्लीट फ्लो चार्ट को एक बार देख लीजिए। डीएनए के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, सॉरी डीएनए के अंदर आपका कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, CSRC जीन प्रेजेंट होता है। तो उससे mRNA बनेगा, तो प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। mRNA से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन को क्या कहा जाएगा, SRC प्रोटीन, एस आपका कैपिटल, जबकि यहाँ पर जीन के अंदर आपका एस स्मॉल रहेगा। ठीक है। तो mRNA से जब प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसलेशन कहा जाएगा। उसके बाद SRC प्रोटीन से आपका नॉन रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज का होता है। ठीक है। नाउ यहाँ पर उसका थोड़ा डिफरेंस दिया गया। VSRC का मतलब होता है वायरल SRC जीन। जब जीन की बात किया जाएगा एस आपका हमेशा छोटा होगा। ठीक है। एंड VSRC यहाँ पर देखो अब आपका एस कैपिटल हो गया, मतलब वायरल SRC प्रोटीन। जब प्रोटीन की बात किया जाएगा तो लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा, जब जीन की बात किया जाएगा तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा लेटर। ठीक है। उसी तरीके से CSRC मतलब सेलुलर SRC जीन, तो ये कहाँ पाया जाएगा, आपका ह्यूमन सेल में ये सब होता है। ठीक है। नाउ CSRC इसका मतलब सेलुलर SRC प्रोटीन। जब जीन की बात आ जाएगा तब छोटा, जब प्रोटीन की बात आ जाएगा तो बड़ा लेटर। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना। नाउ एक चीज बता देता हूँ, ये जो सिमिलरिटी होमोलॉजी का जो कंसेप्ट आपने अभी अभी पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा था ना होमोलॉजी, की होमोलॉजी का मतलब सिमिलरिटी। नाउ इसी सिमिलरिटी को यहाँ नीचे कनेक्ट कर। यहाँ पर देखो, मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, SRC एक आपका प्रोटीन है, SRC आपका एक प्रोटीन है, एंड FOIN ये भी आपका एक प्रोटीन। ठीक है। नाउ इसकी SH2 डोमेन सिमिलरिटी। अब ये दोनों प्रोटीन के पास SH2 डोमेन, पहली बात ये क्लियर कर। ठीक है। नाउ ये दोनों प्रोटीन के पास SH2 डोमेन है। नाउ जब इसके अंदर 75 से लेकर के 85% अमीनो एसिड आइडेंटिटी, मतलब ये लगभग देखा गया है कि SRC
एंड FYN प्रोटीन के अंदर आपका 75 से लेकर के 85% SH2 डोमेन सिमिलरिटी पाया गया। उसी तरीके से SRC प्रोटीन एंड ES प्रोटीन, ये वो वाला ES नहीं कि जो टीचर आपको बोलता है येस और नो, ये वो वाला ES, ये प्रोटीन वाला ES, ठीक है। तो इसमें दिखा गया है 75 से 85 SH2 डोमेन के अंदर सिमिलरिटी पाया जाता है, क्योंकि SRC के अंदर SH2 डोमेन होता है एंड ES प्रोटीन के अंदर भी SH2 डोमेन। तो यहाँ पर कितना परसेंटेज है, 75 से 85%। उसी तरीके से SRC LCK SRC ABL स्टार्ट 1 स्टार्ट 3 इसके अंदर 45 से लेकर के 60, SRC ABL के अंदर 40 से लेकर के 55%, SRC LC के अंदर 65 से लेकर के 75% सिमिलरिटी ऑफ SH2 डोमेन प्रेजेंट होता है। नाउ अगर थोड़ा SH2 डोमेन की अगर साइज की अगर हम बात करेंगे तो SH2 डोमेन के अंदर 100 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली 95 से लेकर के 110 अमाइनो एसिड जितना लॉन्ग चेन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम 100/100 बात करें, ठीक है, मान लीजिए 100 अमाइनो एसिड होता है, 100 में से 100 अमाइनो एसिड अगर पूरा इक्वल हो जाएगा, पूरा उसका स्ट्रक्चर सीक्वेंस सब कुछ समान हो जाएगा, तो उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। नाउ अगर 70 से 90% अगर सेम आ रहा है, मतलब SH2 डोमेन सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाईली होमोलोगस, मतलब बहुत ज्यादा हाई है। अगर 40 से लेकर के 60% अगर सेम आ रहा है SH2 डोमेन, ठीक है, तो उसको हम होमोलोगस कहेंगे। तो जो होमोलोगस हमने पिछली बार पढ़ा था, यहाँ पर ये हो गया वही होमोलोगस, समझ में आ रहा है, जो अभी मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था उसको इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट को बाइंड करते करते जाओ, आपको फार्माकोलॉजी अगर आपको बोरिंग लगेगा ना, फिर मैं अपना नाम यार बदल दूं। अब मैंने डिटेल में सब चीज पढ़ा, डिटेल में, सिर्फ किसको नहीं पढ़ाया, सिर्फ अगर नहीं पढ़ाया तो सिर्फ ये ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं, अगर ये ऑर्गेनिक रिएक्शन को इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर बाइंड कर दोगे तो आप सुपर जीनियस। सिर्फ इसी चीज को कवर नहीं, बाकी सब चीज को कवर किया। और एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, और एक चीज थोड़ा इसका जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, ये तो हो गया जनरल जो सबको पता होता है, और एक होता है कभी लेकर के मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, ये वाला, ये जो मैकेनिज्म, ठीक है, ये मैकेनिज्म को और डिटेल अगर किया जाएगा तो आपको ये वाला लाइन डिटेल में समझ, ये वाला लाइन ये दिखता है बहुत सादा सीधा, लेकिन आप अगर इसको और गहराई से जाओगे तो आप सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक ये आपको पहुंचा सकता। आप देख रहे होंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को समझाने के लिए कितने डाटा को यूज कर, कितनी डाटा, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो इसीलिए जब टीचर या प्रोफेसर आपको कॉलेज में ये चीज पढ़ाते हैं, आपको ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसीलिए इसके पीछे का कारण, क्योंकि वो आपको ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, या तो वो इसको फास्ट कह देंगे, तो इस कारण से बच्चों के अंदर कोई भी इनसाइड जो देखो, बी फार्म, आप सभी सब्जेक्ट, बायोलॉजी भी पढ़ते, एनाटॉमी भी पढ़ते, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हो, फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ते, लेकिन फार्माकोलॉजी जब स्पेशली आप पढ़ोगे तो फार्माकोलॉजी का जो लेक्चर होगा या प्रोफेसर होगा, उसका ये दायित्व होना चाहिए कि वो आपको कंसेप्ट के साथ एक इंटरलिंक बन, जब तक वो इंटरलिंक नहीं बनाएगा तब तक आपको आपने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लास, आपने बायोलॉजी का क्लास किया, लेकिन जब आप फार्माकोलॉजी के क्लास में बसोगे तो क्या सभी बच्चों को वो पुराना कंसेप्ट याद नहीं? तो इसी कारण से आप फार्माकोलॉजी अटक, एंड ये वीडियो को आप डिटेल में देख, अगर आपको इस सेंटेंस का मीनिंग, अब अगर कोई पूछेगा
ए लार्ज नंबर ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन हैव SH2 डोमेन। भाई इसको मुझे समझा करके बता दे, अगर आप बता नहीं पाओगे ना मैं अपना मतलब डिलीट कर दूं। भाई इतना डिटेल में कौन पढ़ा, कौन, मैंने जितना टीचर अपने जिंदगी में देखा है कोई भी। अगर इसके साथ मैं इसको ऐड कर दूं तो आप जीनियस। ये सिर्फ कहाँ पर काम होता है पता है, इतना नॉलेज जनरली कहाँ पर काम होता है, ये कैंसर लेवल पर इसका रिसर्च हो रहा है। कैंसर, ठीक, कहाँ पर इसका, एंड कैंसर कितना कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसका मेडिसिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इससे आप सोच। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पॉइंट ऑफ एग्जाम से ये इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत, तो आप कह सकते हो कि आप रिसर्च लेवल की पढ़ाई, ठीक है। तो मिलते हैं, हाँ मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मेरे पास नेट इतना नहीं, जो भी पहले BSNL ब्रॉडबैंड था जिसके कारण से मैं कम से कम ज्यादा वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अभी ये संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए, क्योंकि अब मैं जो भी करूंगा वो मोबाइल डाटा से करूँ। और उससे भी बड़ी बात है, अभी जो वीडियो पड़ेगा ना यूट्यूब के ऊपर, वो हैंड ब्रेक से मतलब कंप्रेशन करके पका। तो माफी चाहता हूँ वीडियो लेट में आने के लिए। आपको मैंने बता दिया कि ब्रॉडबैंड अभी पूरी तरीके से अब जिंदगी भर कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ। एंड दूसरा चीज, मेरा कंप्यूटर भी खराब हो गया था। कंप्यूटर तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन जो ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट कनेक्शन था वो अब जिंदगी में कभी नहीं। तो इसी कारण से मोबाइल डाटा को मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। तो इसी कारण से मैं आशा कर रहा हूँ 1 मंथ या 2 मंथ में एक लेक्चर अपलोड होगा। लेकिन जो लेक्चर अपलोड होगा मैं कोशिश करूंगा, ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि एक लेक्चर अपलोड होगा, लेकिन जो भी लेक्चर होगा अपलोड वो इसी तरीके से डिटेल्ड में लेक्चर अपलोड हो। तो आप सभी को इतना अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो एंड हमें सपोर्ट, ताकि हम जितना ग्रो करें आपको इस तरीके से डिटेल्ड डेप्थ एनालिसिस आपको देख। एंड ये आपको तब समझ में आएगा जब आप किसी रिसर्च फील्ड में फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट होकर के जब आप काम करोगे, तब इसी कॉन्सेप्ट को जब आप वहाँ पर लगाओगे, जिस तरीके से मैंने एक सेंटेंस को समझाने के लिए सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सबको लेकर के एक जगह पर कनेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कनेक्ट करके समझा रहा, तो जब आप वहाँ पर रिसर्च लेवल पर पहुँचोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने ये बताया था, ये सब चीज आपको तब रिकल, ठीक। एंड इसी तरीके से सोचो, हमने कैंसर की दवाई कैसे कोई तो होगा, कैंसर की दवाई हम कैसे बने, ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का सारा आगे चल करके बताऊंगा। इसके साथ कैंसर के साथ ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का क्या कनेक्शन, और भी बहुत सारे चीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैंसर के ऊपर रिसर्च, नहीं, ये तो होता है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे फील्ड हो। उसके लिए हम पूरा ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद कहाँ कहाँ पर इसका रिसर्च लेवल चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो वो पूरा लास्ट में वीडियो। तो कीप सपोर्टिंग अस, डेफिनेटली अगर आप सपोर्ट करोगे तो आप जिंदगी में कभी रिग्रेट फील नहीं, ठीक है, कि हमने यार इतना समय दिया था एंड हमारा बर्बाद हो रहा है, ठीक है, कभी भी बर्बाद, मैं गारंटी दे करके कह सकता हूँ। बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन आप सिर्फ इसी चैनल पर टिके रहे, आपको क्या मिलेगा आपको पता, ठीक। एंड लोग कितना पढ़ते हैं एंड टीचर कितना पढ़ाते हैं वो भी मुझे टीचर कितना पढ़ाते हैं एंड स्टूडेंट कितना ये भी मुझे, तो मैं सभी को एनालिसिस करके ये और मैं पूरा भारत की ये पूरी भारत की पूरा एनालिसिस करके आप देखोगे पूरे भारत में इस तरीके से, मतलब लिंक करके मैं कह रहा हूँ। एक एवरेज से अगर बिलो स्टूडेंट आ जाएगा उसको भी ये क्योंकि हर चीज एक्सप्लेन, कोई चीज को तो मैंने छोड़ा, वर्ड पावर भी छोड़ा नहीं, जो भी मान लीजिए छोड़ा है, तो जब मैं इसको यहाँ पर ये कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वर्ड भी मेंशन है, यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश में सभी वर्ड यहाँ पर मेंशन है, कोई चाह करके पढ़ हमारे समय में ऐसा, मतलब जब हम स्टूडेंट थे तब हमारे पास इतना मतलब संसाधन नहीं था। आज आपके पास AI है, सब कुछ है, पढ़ाने के लिए टीचर भी है, डेडिकेटेड है, तो आप फिर भी अगर नहीं कर पढ़ोगे तो गलती, आप दूसरों को कभी गलती दे नहीं, कम से कम
आपके पास अभी वो संसाधन, अभी वो क्षमता है। जब हम पढ़ रहे थे हमारे जमाने में एआई नहीं आया था। तो ये मेरा सभी जेन जी, आपका जनरेशन क्या, आपका जनरेशन है जेन जी एंड जेन अल्फा, ठीक। तो ये दोनों जनरेशन को कि आप इसका एआई का मैक्सिमम यूज, हर एक चीज को पूरा डिटेल वर्ड पावर को डिकोड कर, ऐसा यहाँ पर सभी वर्ड पावर को मैंने डिकोड नहीं किया। जैसे कि स्टार्ट क्या होता है, PI3K क्या होता है, PLC को छोड़ो मैंने बता दिया, फॉस्फोलाइपेज सी गामा होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज मैंने बताया। तो इन सभी चीजों को आपको देख करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड देश एक आपके वो फार्टिस्ट का हुनर है, बस उस सही मार्ग की। हमारे समय में हमारे गुरुजी हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़, जब हम बी फार्मा का पढ़ाई करते थे तब हमको बोला जाता है सिलाबस, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करेंगे तब बोला जाएगा सिलाबस, हर जगह में सिलाबस। एंड इसी कारण से कभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ एनालिसिस, लेकिन आपके कम से कम भले ही एक टीचर ने आया, लेकिन उस टीचर में तो अब आपकी बारी कि अगर टीचर इतना एफर्ट दे तो स्टूडेंट के रूप का ये दायित्व होना चाहिए कि आपको इन प्रोसेस के साथ गो थ्रू है, हर एक सिस्टम के साथ कैसे इंटरलिंक किया जाता है, हर एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होता है उस वर्ड एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, हर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या रिफ्लेक्शन डालता है, इन सभी चीजों को। और एक चैप्टर मान लीजिए, एक सब्जेक्ट मान लीजिए फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का संबंध एनालिसिस के साथ कैसा है, ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री के साथ कैसा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ कैसा है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के साथ कैसा है, स्यूटिक्स के साथ कैसा है। तो एक आपको टोटली ऐसे फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए मैं ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ रहा हूँ, तो वो कहाँ कहाँ रिडायरेक्ट और कितने सब्जेक्ट को रिडायरेक्ट, ये को भी, क्योंकि जो अभी नहीं करेंगे वो कभी नहीं, एंड जो अभी करेंगे वो हमेशा करेंगे, सदा करेंगे, सदा बाहर होंगे, हमेशा वो जिसको कहते हैं एवरग्रीन होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा एवरग्रीन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए दोबारा कहता हूँ बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, बस वीडियो को लाइक करो, ये बार बार ना, ठीक है। मिलते हैं।